हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से सीटेट की परीक्षाएं इस महीने के अंत में आयोजित होने वाली हैं, तो सीटेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब आपको जैसे कि हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ाई जा रही हैं और साथ साथ में क्योंकि पर्यावरण जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां जो है वो भी अब आज से शुरू कर दी गई है। आज पहला अध्याय हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, व्याप्ति और क्षेत्र। क्योंकि जो ये अध्याय हैं वो सेम वैसे ही पढ़ाए जाएंगे जैसा कि आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में आता है। तो पहला सिलेबस में आता है आपके में पर्यावरण अध्ययन, उसकी अवधारणा, उसकी व्याप्ति और उसके क्षेत्र। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां, तो इनके लिए अब प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे जाके प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा और आसानी से इन सब वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो ये जानकारी थी। अब हम शुरू करते हैं आज पर्यावरण शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पर्यावरण है तो जो पर्यावरण शब्द है इसका निर्माण परि और आवरण दो शब्दों के मिलने से हुआ है। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या चारों ओर से ढकना। तो परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढकना, कवर करना। तो इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से ढकना। चारों ओर से ढकना जो है वो पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण का जो अर्थ है वो उन सब तत्वों से है जो मनुष्य के चारों ओर विद्यमान होते हैं। वे सब तत्व जो मनुष्य के चारों ओर विद्यमान होते हैं वे सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण उन सब प्रभावों और दशाओं को भी मानता है जो मनुष्य तथा जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन को या किसी भी जीव के जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व जो है वो भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले। देखिए, अब यहां से एक प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि 5 जून जो है वो पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, क्योंकि पर्यावरण की परिभाषाएं भी तो एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले मैंने कुछ विद्वानों को मत रखे हैं। सबसे पहले लिखा है बोरिंग के अनुसार। बोरिंग के अनुसार यह है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। यानी कि जो चीजें उसे जन्म लेने के पश्चात और मृत्यु तक जो चीजें प्रभावित करती है वो सारी की सारी बाह्य चीजें जो है वो पर्यावरण कहलाती है। उसके पश्चात बढ़ते हैं आगे। डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या है? तो डगलस और हॉलैंड ने पर्यावरण की परिभाषित करते हुए कहा है कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली सभी बाह्य शक्तियां और घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जा सकता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन भी किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद एक और परिभाषा है सीसी पार्क के अनुसार। सीसी पार्क ने कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के कारण मैंने आपको बताई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक या भौतिक। तो यह भौगोलिक, जलवायु, मौसम आदि अवस्थाओं को दर्शाता है। जिसमें ये जो प्राकृतिक और भौतिक है इसमें भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, जलवायु आती है, मौसम परिवर्तन आदि इसमें आते हैं। जिसमें जीव जंतु जो है वो वास करते हैं, निवास करते हैं। मानव जाति जो है वो जलवायु परिस्थिति से बहुत प्रभावित होती है। जैसा कि क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु से ही पड़ता है। इसके अंतर्गत जल, वायु, वनस्पति, आकाश, पृथ्वी की सतह के नीचे वाले तत्व, जीव जंतु, ये सब शामिल किए जाते हैं। और यूरोपीय क्षेत्रों के लोग सफेद रंग के होते हैं जबकि अफ्रीकी लोग काले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? और उनके साथ साथ रंग के साथ साथ शारीरिक बनावट भी उनको प्रभावित करती है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
अगर आप देखोगे सर्दी के स्थान पर जैसे कि यूरोप के लोग, वो उन व्यक्तियों का रंग जो है वो गोरा मिलेगा, सफेद रंग मिलेगा। लेकिन जहां पर ज्यादा गर्मी होती है यानी कि अफ्रीका के लोग, वो काले रंग के मिलते हैं। कारण ये है कि जलवायु के कारण परिवर्तन होता है। और जो अफ्रीकी लोग हैं जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, वो उनका शरीर लंबा चौड़ा और गठीला मिलता है अपेक्षाकृत जो कि सर्दियों में लोग रहते हैं या जो यूरोप में लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो प्रभावित, ये जो सारे जो बाह्य वातावरण है, ये मनुष्य को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। चाहे रंग की बात करें आप, चाहे आप शारीरिक बनावट की बात करें, किसी भी आधार पर देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आता है सामाजिक। किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था उसके सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती है। कि सामाजिक वातावरण में मनुष्य की सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था जो है, ये सामाजिक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें समूह, समुदाय, समाज, समिति, मानवीय संबंधों के द्वारा निर्मित सभी प्रकार की संस्थाएं जो है वो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके पश्चात देखिएगा तीसरा है सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है कि वो सभी प्रकार की रस्में जो हैं, रीति रिवाज जो हैं, नैतिक कानून जो हैं, ये सारे के सारे हमारे सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसके कैरेक्टर को समझने में मदद मिलती है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो कर्ट लेविन ने कुछ पर्यावरण के को वर्गीकृत किया है। तो कर्ट लेविन के अनुसार कुछ वर्गीकृत किए हुए पर्यावरण अध्ययन के मुख्य घटक मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। देखिएगा, पूरा इंडेक्स बना हुआ है। इसमें दो प्रकार के बांट दिए, पहला प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक या मानव निर्मित। अब प्राकृतिक में दो प्रकार के कर दिए, पहला है जैविक और दूसरा, पहला अजैविक और दूसरा जैविक। अब अजैविक के अंतर्गत आते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और जैविक के अंतर्गत आते हैं वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसके पश्चात जो सामाजिक और मानव निर्मित घटक है, इसके अंतर्गत आते हैं परिवार, समुदाय, आर्थिक, राज्य, राष्ट्र, विश्व। अब देखिएगा इसके अंतर्गत राष्ट्र, विश्व, राजतंत्र, समाजतंत्र, संस्कृति, तकनीकी, दार्शनिक, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें आती है सामाजिक और मानव निर्मित के अंतर्गत। अब बात करते हैं आगे चल के बात करते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है, इसके जो घटक है, पर्यावरण अध्ययन के तत्व जो है, वो मुख्य रूप से दो घटक माने गए हैं। ये एक अभी मैं बता चुका हूं, पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक या मानव निर्मित। अब इनके सबका मैं, जितने भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये दिखाए हैं, इन सबको अब हम एक एक करके पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, पूरी जानकारियां। तो सबसे पहले प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक जो है, इनका निर्माण जो है वो प्रकृति में हो रहे परिवर्तन के कारण हुआ है। इन्हें भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। तो दो प्रकार से बांट दिया गया। इसके पश्चात एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अजैविक को पढ़ेंगे। अजैविक में बताया था कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल जो है वे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम स्थलमंडल की ओर। तो स्थलमंडल में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण एक गर्म पदार्थ के रूप में लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। लगभग 3.2 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, और धरातल का जो निर्माण हुआ है, और ठंडी होने के पश्चात, क्योंकि आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो थी वो पहले आग के गोले की तरह थी, गर्म। हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्ष लग गए इसको ठंडी होने में, और जब 3.2 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, तो यहां पर सैकड़ों वर्ष लग गए धरातल का निर्माण होने में। और यह पृथ्वी के 29% भाग पर, जो स्थलमंडल है वो 29% भाग पर है। और स्थलमंडल के साथ साथ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको जानना भी अति महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी की अब हम पढ़ेंगे आंतरिक संरचना। सबसे पहले आता है भूपर्पटी, द क्रस्ट। यह ठोस वायु का सबसे बाहरी भाग है। जो बाहर का पृथ्वी जो है, इसका जो बाहर का भाग दिखाई देता है, जो ठोस पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, उसे कहते हैं भूपर्पटी। उसके पश्चात महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है, ये मैं महासागर की बात कर रहा हूं, वहां पर इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम चले जाएं महाद्वीपों में, यानी कि स्थान पर, स्थल पर, जमीन पर, तो इसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक चली जाती है।
उसके बाद बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई जो है वो लगभग 70 किलोमीटर हो जाती है और इसका घनत्व जो है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती है और महासागरों के नीचे इसका घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है, कितनी गहराई तक की मैंने आपको बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहां से अगर भविष्य में प्रश्न बनता है तो आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, हर चीज को मैंने डीपली बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं मेंटल भूपर्पटी के नीचे का भाग जो जैसे ही भूपर्पटी समाप्त हुई इसके जो नीचे आप पृथ्वी के अंदर घुस रहे हैं, आप ऐसा समझिए सबसे बाहर तो भूपर्पटी थी जहां पर हम रहते हैं, उसके पश्चात जब इसको हटा करके अंदर घुसेंगे तो इसके अंदर का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांति से शुरू होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक यानी कि पृथ्वी के अंदर जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है वो भाग भूमेंटल कहलाता है। इसका ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, यह 400 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत भी यही है और इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है। और भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग मिलकर के किसका निर्माण करता है, स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है और निचले मेंटल का विस्तार जो है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद तक है। यह पूरी तरह से ठोस अवस्था में रहता है। बात कर लेते हैं इसके बाद आता है क्रोड। भूकंपीय तरंगों के वेग से पृथ्वी के कोण को समझने में सहायता मिलती है। जो भूकंप की तरंगें आती हैं उनकी गति से, वेग से, स्पीड से पृथ्वी के क्रोड को समझने में हमें सहायता मिलती है। और जो बाहरी क्रोड है वो तरल अवस्था में है लेकिन जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की जो सीमा है उन पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और केंद्र में लगभग 6300 किलोमीटर की गहराई तक का घनत्व होता है। लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक ये हो सकता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे से बना होता है और इसीलिए निफे कहा जाता है, क्योंकि आप अगर इनके परमाणु अध्ययन करेंगे तो निकिल को कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है Ni और लोहे का है Fe, तो NiFe अर्थात निफे का निर्माण हुआ है। तो ये सब बातें यहां से जानकारी मिली आपको। उसके बाद दूसरा भाग था जलमंडल। तो जलमंडल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का समस्त जलीय भाग, जितना भी क्षेत्र जहां पर जल है वो सारा का सारा जलमंडल के अंतर्गत आता है। सभी नदी, सागर, महासागर इसके अंतर्गत माने गए हैं। और पृथ्वी का जो 71% भाग, क्योंकि 29% पर तो स्थल है, बचा 71% भाग, तो 71% भाग जो है वो स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का विस्तार जो है वो जलमंडल है, यानी कि पूरी पृथ्वी की सतह का 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जलमंडल से घिरा है और इसका कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर आता है। पृथ्वी का अगर कुल वर्ग क्षेत्रफल पूछा जाए तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और अगर पृथ्वी की सतह पर पानी पूछा जाए तो ये आता है आपका 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये जानकारी यहां से थी। मात्र 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में बसा है आपका स्थल मंडल। तो ये तीनों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं आगे कि वायुमंडल की तरफ बात करते हैं। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण बना हुआ है, जो वायु का आवरण बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% है। यानी कि पृथ्वी से ऊपर देखिएगा 32 किलोमीटर तक ही वायुमंडल है और 99% है। अर्थात 32 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि वायुमंडल समाप्ति हो जाता है, ऐसा समझिएगा। फिर हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, वहां तो वायु है ही नहीं। तो इस प्रकार से केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, यानी कि 99% जो भाग है वो वायुमंडल का 32 किलोमीटर में ही आता है। उसके बाद देखिएगा
वायुमंडल में गैसों की मात्रा, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके घटक, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2। द्रव्यमान कितना है, 78.8। यहां से प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार। देखिए थोड़ा डीपली हम आसानी इसको मुख्य तरह पढ़िएगा कि नाइट्रोजन सूत्र N2, द्रव्यमान 78.8, ऑक्सीजन O2, द्रव्यमान 20.95, ऑर्गन AR 0.93, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036, नियोन Ne 0.002, हीलियम He 0.0005, क्रिप्टॉन Kr 0.001, जेनोन Xe 0.00009 और हाइड्रोजन आता है H2 0.00005। देखिएगा इतनी पूरी डिटेलिंग के साथ आपको बहुत कम देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको आप अपने मोबाइल में सेव रखिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी कभी भविष्य में पढ़नी पड़े तो आसानी से सारी चीजें याद हो जाए। ये नोट्स बनाने की सारी चीजें हैं, ठीक है। बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है वो सभी सजीव आते हैं। कौन कौन से, जैसे कि वनस्पति, जीव, प्राणी आदि। ये सारे जो भी सांस लेते हैं, जो भी जीवित है, वो सारे के सारे घटक सजीव के अंतर्गत आते हैं और इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि बात करते हैं वनस्पति, तो वनस्पति में सभी पेड़ पौधे आते हैं, सभी वनस्पतियां आती हैं। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्ट के कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है थियोफ्रेस्ट। और उन्होंने सबसे पहले पौधों को उनके आकार और स्वभाव के आधार पर झाड़ी, वृक्ष, शाख आदि में बांटा था। पौधों को आकार के आधार पर और उनके स्वभाव के आधार पर उन्होंने कहा कि ये झाड़ी है, ये वृक्ष है, ये सब्जियां हैं। इस प्रकार से उन्होंने ही बांटा था, थियोफ्रेस्ट ने ही। इसीलिए उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी, पिता भी, फादर भी कहा जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटरम में 480 पौधों का वर्णन भी उन्होंने किया है। उसके बाद आता है प्राणी जगत। तो अगर हम बात करें प्राणी जगत की, तो सभी जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर, जितने भी जंतु हैं उनको उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया। ये सभी प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमीबा, पोरीफेरा, एनिलिडा, टोनीफोरा। ये सारे के सारे जो हैं वो प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक और मानव निर्मित घटक। तो सामाजिक, ये दूसरे पॉइंट में आ गए हम। तो सामाजिक और मानव निर्मित घटक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो परिवार, समुदाय, आर्थिक स्थिति, राज्य, राष्ट्र, विश्व, राज्य तंत्र, समाज तंत्र, संस्कृति, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आती हैं। जैविक घटकों को भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। जिसके पश्चात हम बात करते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक को स्वयं पोषी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं मतलब खुद, पोषी मतलब अपना पोषण तैयार करे, कि जो स्वयं का अपना खुद का पोषण भोजन तैयार स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है उत्पादक। तो उत्पादक को ही स्वयं पोषी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। ये वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ या भोजन को खाते हैं, इन्हें ही कहा जाता है उपभोक्ता। जो अपना भोजन खुद बनाए वो तो था स्वयं पोषी अब या उत्पादक, लेकिन अब आता है कि जो जीवों पर यानी कि अन्य जीवों द्वारा भोजन बनाए गए पोषक पदार्थ को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे कहा जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कोई परपोषी मतलब कि वह दूसरों द्वारा तैयार किए गए पोषक को खाते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। उसके पश्चात मनुष्य और जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य जो है, हम अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाते हैं, अरे भाई हम तो दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे, जो गेहूं, ये दूसरे बनाते हैं,
इन्हीं को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो मनुष्य और जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमें भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई हमें खाने के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए हम जो है, मनुष्य जो है, सभी जीव जंतु जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। सबसे पहले बताएं, उत्पादक जो कि पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपने आप बनाते हैं। दूसरे हैं मनुष्य और जीव जंतु, वे उपभोक्ता है कि हम निर्भर करते हैं पेड़ पौधों पर अपने खाने के लिए। अब उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये केवल और केवल जी पेड़ पौधों द्वारा तैयार किया भोजन खाते हैं। दूसरे बात आते हैं दूसरे मांसाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश आदि को खाकर के अपना खाना करते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि मांसाहारी, जैसे कि गीदड़, मेंढक, भेड़िया, शेर, ये सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आता है तृतीय पोषक, हाँ चीता। उसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता, जो जंतु द्वितीय उपभोक्ताओं को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें तृतीय कहते हैं। जैसे शेर है, मोर है, चीता है, बाज। देखो एक बात समझिएगा, मैं बीच में वो बोल गया था। सबसे पहले गाय, भैंस, बकरी, इनको कौन खाते हैं? इनको खाते हैं गीदड़, मेंढक, भेड़िया। और इन सब को कौन खाते हैं? इन सब को खाते हैं शेर, मोर, बाज, चीता। ठीक है, तो ये बातें आपने इस प्रकार से पढ़ते कि पहला पहले को खाएगा दूसरा, दूसरे को खाएगा तीसरा। इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। बात कर लेते हैं अपघटक। अपघटक जो है उसको कहते हैं कि जीव मृत उत्पादों और जीवों को खाकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक। जैसे जो मरी हुई जीव जंतु हैं, जो मरे हुए उत्पादक हैं, उनको खाकर के जो अपना पेट भरते हैं, उन्हें कहा जाता है अपघटक। जैसे कहें कवक, जैसे कहे सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे जो है मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, इनको खाते हैं और पर्यावरण को भी साफ करते हैं। बात करते हैं अपघटक को अपमार्जक या अपचायक भी कहते हैं। अपमार्जक या अपचायक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरे हुए जीवों को उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा देते हैं। ये जैसे कोई जीव मर गया, अब मरने के पश्चात वो तो पर्यावरण में पड़ा सड़ता ही रहेगा, लेकिन ये जो अपघटक है, जो कवक है, सूक्ष्म जीव है, ये इनको समाप्त कर देते हैं, ये इनको पचा लेते हैं, ये इनको अपमार्जित कर देते हैं। इसीलिए अपघटकों को ही अपमार्जक या अपचायक भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपने बात समझनी है। उसके बाद कहा जाता है कि इन्हें कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इनको सड़ा दे, जो मरी हुई चीजें हैं उनको सड़ा करके कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इन्हें जीव मंडल का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी बताया कि जो मरे हुए जीव हैं उनको सड़ा करके, अपशिष्ट को सड़ा करके उन्हें कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, इसलिए पर्यावरण की सफाई होती है, पर्यावरण साफ होता है। इसीलिए इन्हें जीव मंडल का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। बात करते हैं इसके आगे कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की। तो पर्यावरण अध्ययन के खतरे ने मनुष्य को गंभीर परेशानियों में डाल रखा है। पहली बात तो ये, इसलिए हमें पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और किस प्रकार से हम इन्हें प्रस्तुत करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात करें कि यह वनस्पति और जंतु के प्रकार और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। दूसरी बात कि प्राकृतिक संपदा, उनकी समस्याओं के संरक्षण और सुरक्षा, जिसमें मृदा, जल, वन, खनिज, बिजली ये एवं परिवहन शामिल है। उसके बाद यह पर्यावरण में जैव विविधता की समृद्धि, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की प्रजाति के खतरे के प्रति जरूरी जानकारी भी प्रदान करते हैं। उसके पश्चात इसका अध्ययन जो है लोगों में क्षेत्र के विभिन्न अक्षय और गैर अक्षय संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करता है, मानव पर्यावरण का संबंध दर्शाता है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा का सुधार, पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून, और पर्यावरण का अध्ययन जो है वो हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण और परिणाम को समझाने और बताने, जैसे प्रदूषण, जैसे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल एवं सामाजिक प्रदूषण को कम करने के उपायों को भी हमें बताता है।
तो ये जानकारी यहां से थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसमें, जिसका नाम है पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन के ओइकोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो अगर पूछा जाए इकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन के किन किन शब्दों से बना है, तो पहली बात तो ये लैटिन के शब्दों से बना है। दूसरी बात कौन कौन से, तो लैटिन के ओइकोस और लोगोस शब्दों से बना है। ओइकोस का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार से इकोलॉजी का जो अर्थ है वो है जीवों के ग्रह विज्ञान का, ग्रह जीवन का ज्ञान। जीवों के ग्रह जीवन का जो ज्ञान है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, दो है मुख्य रूप से, रखिए आज के टेलर के अनुसार कि जो पारिस्थितिकी जो है वो समस्त जीवों के समस्त पर्यावरणों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाती है। दूसरा है साउथ ब्रिडे के अनुसार पारिस्थितिकी जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीव प्राणियों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें थी, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। इसके पश्चात मैं इसकी कुछ शाखाएं बता देता हूं। पारिस्थितिकी की शाखाएं कौन कौन सी है, पहली तो है जनसंख्या, दूसरी है मानव पारिस्थितिकी, तीसरा है व्यावहारिक, चौथा है समुदाय, एक है आवासीय, भौगोलिक, उत्पादन, सौर ऊर्जा, समाजशास्त्र, प्रणाली पारिस्थितिकी और चरित्र शास्त्र। तो ये सारी की सारी जो है शाखाएं हैं ये पारिस्थितिकी की शाखाओं के अंतर्गत आती है। तो ये सारी आज की वीडियो में मैंने बताया है। उम्मीद है एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है, और क्लियर हुई है अगर आपको, तो आप ऐसे ही बने रहे, क्योंकि आपको अब हर दिन सीटेट के एग्जाम से पहले आपकी सभी शिक्षण विधियां कंप्लीट करा दी जाएगी। और ये मैं मेरे द्वारा लिखित संपूर्ण शिक्षण विधियों की पुस्तक से पढ़ाता हूं, जो कि पूजा पब्लिकेशन की है, और ये पहली शायद ऐसी पुस्तक होगी जिसमें 7 विषयों की शिक्षण विधियां एक साथ में मैंने लिख करके रखी है। देखिएगा, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, गणित है। तो सारी शिक्षण विधियां जो हैं वो आपको एक साथ मिल जाएगी। साथ में इसकी बगल में ये पूरा का पूरा मैंने सभी शिक्षण विधियों जो हैं, इन सभी शिक्षण विधियों का के टॉपिक भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगती है तो पूजा पब्लिकेशन पे आप जाकर के ये लिखा हुआ है, यहां से आप सर्च कर लीजिएगा इस पुस्तक को। और ये थी आज की कुछ वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो आप ज्ञानकोश जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।